नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमारा ये लेक्चर इस पॉइंट पर है कि जब मियाँ बीवी में जुदाई हो जाती है, अलहदगी हो जाती है, तो उनके बच्चे हों तो वो बच्चे किसके पास रहेंगे। कानून ये कहता है कि बच्चे माँ के पास रहेंगे, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि माँ बच्चों के लिए मुफीद नहीं साबित हो सकती, यानी कि माँ ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाती है जो उस बच्चों की परवरिश करने में उसके माने होती है, या माँ फातिरुल अक्ल हो जाती है, उसका दिमागी तवाज़ुन खो बैठती है किसी वजह से भी, या माँ के ऊपर कोई ऐसा जुर्म साबित हो जाता है, कोई अखलाकी जुर्म, और उसको जेल हो जाती है, तो यकीनन फिर माँ अपना ये हक खो बैठती है। हाँ, अलबत्ता माँ अगर वो दुरुस्त है, सही है, बच्चों की तालीम और तरबियत अच्छी कर सकती है, तो बच्चे माँ के पास रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है कि बेटा 7 साल के बाद बाप के पास रहश पजीर इख्तियार कर सकता है। उसमें फ़लसफ़ा ये है कि लड़का जैसे ही 7 साल का होता है तो उसकी एक्टिविटीज़ घर से बाहर ज़्यादा हो जाती हैं। वो खेल के मैदानों में जाने लगता है, स्कूल में उसकी मसरूफियात निसाबी और गैर निसाबी बढ़ जाती हैं, और उनकी लुक आफ्टर करने के लिए माँ घर से बाहर जाने में उसको मसाइल पैदा हो सकते हैं। इस वजह से 7 साल के बाद बाप बच्चे की कस्टडी हासिल कर सकता है, लेकिन वो भी अदालत के ज़रिए। अलबत्ता बेटी उसकी हज़नात यानी उसकी कस्टडी माँ के पास रहेगी जब तक कि उसकी शादी हो जाती है। अलबत्ता ये बात भी सामने आई है कि बाप अगर ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चों की तालीम और तरबियत कर सकता है और माँ ऐसा नहीं कर सकती, तो बाप बच्चों की कस्टडी हासिल कर सकता है। और अदालतें एक्चुअली बच्चों की तालीम और तरबियत की कस्टोडियन होती हैं। अदालत फैसला करती है, अदालत देखती है कि कौन सा शख्स बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है, क्योंकि ये जिस तरह वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों की तालीम और तरबियत इस अंदाज से करे कि वो आइंदा ज़िंदगी में अच्छे शहरी, अच्छे पाकिस्तानी साबित हो सकें, तो अदालतें ये बात देखती हैं और इसका फ़ैसला करती हैं कि बच्चे किसके पास रह सकते हैं और किसके पास तालीम और तरबियत उनकी अच्छी हो सकती है।
तो लिहाजा जब भी ऐसा मरहला आता है तो अदालतों के पास केस आते हैं। अदालतें अब अगर बाप लेना चाहता है कस्टडी बच्चों की, तो इसमें सेक्शन 25 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट और रेड विद सेक्शन 12 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट ये अप्लाई होते हैं। सेक्शन 25 ये परमानेंट कस्टडी के लिए है और सेक्शन 12 ये टेम्परेरी कस्टडी के लिए है। जब भी कोई मुद्दई दरख्वास्त गुजार अदालत में आता है तो वो अपने वकील के ज़रिए इन सेक्शन के तहत वो दरख्वास्त देता है, दूसरी पार्टी को नोटिस जाते हैं, वो पेश होते हैं और मुद्दअ मसूल अलैहा अगर औरत है तो मसूल अलैहा कहा जाएगा, तो वो उसका जवाब देती है। और जब जवाब आ जाता है तो सेक्शन 12 का मरहला आता है। इसका फैसला कोर्ट करती है क्योंकि ये टेम्परेरी कस्टडी के लिए इस्तदा होती है। लिहाजा जो मटेरियल कोर्ट के सामने आ चुका होता है दस्तावेज़ात दरख्वास्त के साथ, जवाब के साथ, जवाब में जो जिस पर दरख्वास्त दी गई होती है वो अपना मौका पेश करता है, तो बाकायदा बहस होती है। वकला बहस करते हैं कि यकीनन हजरत ये चूँकि एक बड़ा नफ्सियाती सा ताल्लुक़ होता है माँ बाप का बच्चों के साथ, बाहमी इख्तिलाफ़ात जितने भी ज़्यादा हों, लेकिन बच्चे बहरहाल औलाद होती है, बाप की भी माँ की भी, तो हर एक की कोशिश होती है कि बच्चे उसके पास रहें। अच्छा, एक चीज़ और वाज़ेह करते चलूँ कि कस्टडी एक तो होती है ऑफ पर्सन, ज़ात की कस्टडी, दूसरी कस्टडी होती है उसके प्रॉपर्टी की कस्टडी। क्योंकि अगर बच्चों के नाम पर कोई जायदाद है तो उसकी लुक आफ्टर भी होती है और यकीनन अगर कोई वालिदैन ने उनके नाम पर अमाउंट रकम बैंक में हो तो यकीनन उसके बारे में भी फैसला होता है। तो एक बात और भी वाज़ह कर दूं कि ये चूँकि एक प्रोसेस होता है और उसके बाद हालात और बदल जाते हैं। माँ और शादी कर लेती है, बाप शादी कर लेता है, तो उस वक्त फिर उनके उन एनवायरनमेंट्स को देखा जाएगा, माँ की तालीम को देखा जाएगा। माँ अगर आगे शादी कर गई है तो उसके उस शौहर की तालीम को देखा जाएगा, वो कैसे माहौल में रह रहे हैं, उनकी तालीम कितनी है, उनका किरदार कैसा है, उनको घर की आसाइशें, घर के कितने खुला घर है, शहर के हालात भी देखे जाते हैं। इसी तरह बाप ने अगर शादी कर ली है तो उसकी दूसरी बीवी की तालीम, उसकी शफकत का स्टेटस, ये सारे, क्योंकि मैंने जैसे अर्ज़ किया कि अदालत कस्टोडियन है बच्चों की,
वेलफेयर की, तालीम और तरबियत की। तो ये एक बाकायदा शर्तें होती हैं। हर शख्स, माँ हो बाप हो, वो अपने हालात, वाक़यात, तालीम वो पेश करता है अदालत के सामने, और उसके बाद अदालतें उसका फैसला करती हैं। हाँ, एक बात और भी वाज़ह करता चलूँ कि ज़ात की कस्टडी 18 साल की उम्र तक होती है और प्रॉपर्टी की कस्टडी 21 साल तक होती है। यानी कि 21 साल के बाद हर शख्स अपनी जायदाद के बारे में खुद फैसला कर सकता है, और ज़ात के बारे में 18 साल के बाद वो अपनी ज़ात का फैसला कर सकता है। तो ये इन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर अदालतें फैसले करती हैं, और अगर कोर्ट का अपॉइंट की हुई ऑर्डर के बाद कोई आदमी अपने उन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सकता, तो उनकी कस्टडी ख़त्म भी की जा सकती है। कोई भी पार्टी कोर्ट में दरख्वास्त दे सकती है। हाँ, एक और बात भी बड़ी अहम है कि अगर जायदादें मुख्तलिफ शहरों में हैं, तो फिर चूँकि उस कोर्ट जहाँ बच्चे की जायदाद वाक़ई है वहाँ केस चलेगा, और एक से ज़्यादा कस्टोडियन भी गार्डियन अपॉइंट किए जा सकते हैं। यानी कि एक प्रॉपर्टी लाहौर में है, दूसरी कराची में है, तो कराची का अलहदा किसी शख्स को उसकी प्रॉपर्टी का गार्डियन मुकर्रर किया जा सकता है, लाहौर की प्रॉपर्टी को दूसरे शख्स को किया जा सकता है, इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी को तीसरे शख्स को किया जा सकता है। तो ये अहम मामलात होते हैं। और उसके बाद ये भी बात सामने आई है कि आम तौर पर मेरे तजर्बे में है कि एक ही बच्ची थी, बाप की भी और माँ की भी, और माँ के पास बच्ची का रहना था, और बाप ने कोशिश की क्योंकि चूँकि उसकी औलाद नहीं है, बच्ची उसको मिल जाए, लेकिन उसके जो औरत का शौहर था दूसरा, वो भी उनके ख़ानदान से था। उसने बाकायदा पेश होकर कहा कि मुझे बच्ची के अपनी वालिदा के पास रहने पर कोई एतराज़ नहीं है। तो उसके बाद कोर्ट ने वो बच्ची माँ के पास रखी, अपील हुई, अपील खारिज हुई। वो अब माशाल्लाह बच्ची बड़ी हो गई है। अब जब वो बालिग हो गई, शादी हो गई, तो उसके बाद वो अपने बाप को मिलना चाहे अपने बाप के साथ। तो हाँ, अदालतें अगर परमानेंट कस्टडी किसी एक माँ या बाप को दे देती हैं, लेकिन उनके मुलाकात का शेड्यूल तरतीब दे देती हैं। मुख्तलिफ ज़िंदगी में ओकेजन आते हैं, क्योंकि ये 1-2 दिन की बात तो होती नहीं है, ये साल हर साल का मामला होता है। जब तक बच्चे जवान नहीं हो जाते, बालिग नहीं हो जाते, तो उनके मामलात चलते रहते हैं। तो वो बाकायदा शेड्यूल तरतीब दे देती है अदालत कि ईद के मौका है तो दूसरे दिन, तीसरे दिन वो अपने बाप को मिल सकते हैं बच्चे, उसके बाद रह सकते हैं। वैकेशंस होती हैं, स्कूलों में छुट्टियां होती हैं, लंबे अरसे तक भी अदालतें ऑर्डर कर देती हैं कि छुट्टियों के 2 महीने हैं
तो 1 महीना बाप के पास, 1 महीना वालदा के पास रहें। बच्चों की सालगिरह होती है, वो मनाने के लिए भी बच्चे अपने बाप के पास जा सकते हैं। तो ये सारे किसी शादी, उनके ख़ानदान में शादियां होती हैं, बच्चों की पार्टिसिपेशन होती है, तो उसके लिए भी अदालतें इजाज़त देती हैं। और ये सारे मामलात बाकायदा एक तरतीब में तहरीर होते हैं और दोनों पार्टियां उसकी पाबंद होती है। जो पार्टी भी उन फैसलों की मुखालफत करेगी, उनमें अमल नहीं करेगी, तो अदालतों के पास इख्तियारात होते हैं कि वो उसके राइट्स को ख़त्म कर दे। अगर एक शख्स, बाप लेके जाता है बच्चों को समर वेकेशंस के लिए 1 महीने के लिए, लेकिन 2 महीने तक वापस नहीं करता, और अदालत को अगर दरख्वास्त दी जाए कि जी इसने हुक्म अदूली की है, तो यकीनन उसका राइट ख़त्म हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, मामलात, प्रॉपर्टी के बारे में, कोई प्रॉपर्टी उस वक्त तक सेल आउट नहीं हो सकती जब तक कि अदालत इजाज़त न दे। हाँ, अगर बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए किसी प्रॉपर्टी को फ़रोख्त करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस वक्त भी अदालत ही इजाज़त देती है। अकाउंट्स को खर्च करने में, उनकी तालीम व तरबियत पर वो अदालत ही इजाज़त देती है। मुख्तलिफ़ स्कीमों में उन अमाउंट्स को इन्वेस्ट किया जाता है, तो अदालत ही पेश करती है। इन मामलात को अदालत के सामने आते हैं तो वो फैसले करते हैं। हाँ, अब ये भी ज़रूरी है कि जब तक बच्चे अपनी उस उम्र को नहीं पहुंच जाते, तो वो उन गार्डियन की हिदायत के मुताबिक उनकी मामलात वो देखकर फैसले करते हैं। लिहाजा इन मामलात में जज्बातियत ज़्यादा होती है। अमूमन लोग वायलेशन करते हैं, और लेकिन अगर दोनों पार्टियां इस मामले को समझ सकें कि दोनों के हकूक़ हैं, उनकी पासदारी की जाए, तो वो बेहतर तरीके से अंजाम पा जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।